ग्रोथ जो होता है ना वो प्लांट का फंडामेंटल एंड कॉन्सिक्वेंस कैरेक्टर होता है। सेल को इच्छा है कि वो आप सेल डिवीजन नहीं करेगा, यानी कि वो G0 में जाना चाहता है, यानी कि सेल साइकिल को एग्जिट करना चाहता है, तो वो डिफरेंशिएट कर जाएगा। जब वो जुवेनाइल स्टेज में होता है ना, जब वो बच्चा होता है तो उसका शेप अलग होता है उसकी लीफ का। लेकिन वो जब एडल्ट हो जाती है 1960 में 3 अलग अलग साइंटिस्ट ने इंडिविजुअली 3 हार्मोन को खोजा। आप सबको नमस्कार, मैं धीरज कुमार। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 11th क्लास का एक बायोलॉजी का चैप्टर है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये नीट के प्रोस्पेक्टिव से देखे तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। मैं इस वीडियो में पूरा कंप्लीट करने वाला हूँ इस चैप्टर के बारे में। आप रिविजन अगर करना चाहें तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये आपके लिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि ये आपको काफ़ी कम समय में ही आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। हम लोग NCERT का एक एक कॉन्सेप्ट को यहाँ पे डिस्कस करेंगे, तो इस वीडियो को जरूर पूरा देखिएगा, आपको काफी फायदा होगा, काफी हेल्पफुल होगा। तो बिना समय खराब किए हम लोग इस चैप्टर के बारे में समझते हैं। जैसे कि इस चैप्टर का नाम है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब चूंकि प्लांट इसमें दिया हुआ है तो हम लोग प्लांट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट यानी प्लांट का ग्रोथ और डेवलपमेंट कैसे होगा इसके बारे में हम लोगों को समझना होगा। ग्रोथ का मतलब क्या होता है? ग्रोथ का सिंपल मतलब होता है, जैसे कि आप देखिए, इंक्रीज इन मास या फिर इंक्रीज इन इंडिविजुअल्स, यानी कि एक बैक्टीरिया वो मल्टीप्लाई करके 2 हो गया, 4 हो गया, 8 हो गया, ये इंक्रीज इन इंडिविजुअल्स हो गया, इसको ग्रोथ बोलेंगे। हम सिंगल सेल के थे, आप सिंगल सेल के थे, एक जाइगोट, और इतना बड़ा बॉडी बनकर तैयार हो गया। हम लोग का मास कितना ज्यादा इंक्रीज हो गया, एक सिंगल सेल इतना 70-80 kg का हो जाता है, तो इसी को बोलते हैं इंक्रीज इन मास, यानी कि ये ग्रोथ हो गया। दूसरा शब्द आता है इसमें डेवलपमेंट। डेवलपमेंट क्या होता है? ग्रोथ प्लस डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड डेवलपमेंट। अब डिफरेंशिएशन का मतलब होता है कोई, जैसे कि हम लोग सिंगल सेल से इतने बड़े हो गए, हम लोगों में एक अलग से ऑर्गन आ गया, चाहे स्टमक हो, किडनी हो, लीवर हो, हार्ट हो, लंग्स हो, सब ये सब क्या है, एक ऑर्गन हो गए, ये सब के सब डिफरेंशिएट कर चुके हैं, ये लोग इंडिविजुअल काम करते हैं, तो इसी को बोलते हैं डेवलपमेंट। यानी कि ग्रोथ प्लस डिफरेंशिएशन, यानी कि पूरी तरह से ग्रो कर गया, वो डेवलप कर गया, उसी को बोलते हैं डिफरेंशिएशन। तो डेवलपमेंट का मतलब होता है ग्रोथ प्लस डिफरेंशिएशन। अब जैसे कि NCERT की शुरुआत में दिया हुआ है, चाहे वो रूट हो, स्टेम हो, लीफ हो, फ्लावर हो, सीड हो, ये सब के सब जो एराइज होते हैं ना, वो ऑर्डरली और मैनर्ड वे में होते हैं। यानी कि डेवलपमेंट जो होता है वो ऑर्डर्ड होता है और मैनर्ड में। देखिए, चाहे जाइगोट, जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो से सीड बनता है, फिर सीड से सीडलिंग होती है, सीडलिंग से फिर सीडलिंग मतलब जैसे कि चना आप देखते होंगे घर में, उसको आप भिगोते होंगे तो उसमें से स्प्राउट निकलने लगता है, वो उसमें जर्मिनेशन होने लगता है, तो उसको सीडलिंग बोलते हैं। फिर वो एक प्लांटलेट बन जाता है, यानी कि प्लांटलेट का मतलब आप समझ लो, जो आप नर्सरी से जो पौधा खरीद के लाते हो ना, उसको प्लांटलेट बोला जाता है। और फिर वो ग्रो करता है और फिर जाकर के वो एक प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये हो गई पूरी ग्रोथ की बात। अगर और भी हम चीजें समझे इसके बारे में, तो ग्रोथ जो होता है बेसिकली इट इज ए परमानेंट एंड इरिवर्सिबल इंक्रीज। यानी कि अगर ग्रोथ हो गया तो हो गया, ये परमानेंट है। यानी कि हम लोग जब एक बार बड़े हो जाते हैं, चाहे पेड़ पौधा एक बार जब बड़ा हो जाता है फिर से तो वो छोटा नहीं हो जाता, यानी कि वो ना ही इरिवर्सिबल है और ना ही ये टेम्पोररी है। यानी ग्रोथ जो है फुल्ली परमानेंट है। ये आप लिविंग वर्ल्ड में भी इसके बारे में जानते हो। अब ग्रोथ जो होता है ना, वो प्लांट का फंडामेंटल एंड कॉन्सिक्वेंस कैरेक्टर होता है। कॉन्सिक्वेंस मतलब जब ग्रोथ प्लांट में हो रहा है तो आप उसको आसानी से देख पाते हैं, तो ये क्या है, फंडामेंटल एंड कॉन्सिक्वेंस कैरेक्टर हो गया। और अगर वहीं पर देखिए आप, तो इस प्लांट में एनाबॉलिज्म भी होता है, कैटाबॉलिज्म भी होता है। अब कैटाबॉलिज्म तो होगा, अगर कैटाबॉलिज्म नहीं होगा तो फिर रेस्पिरेशन कैसे होगा, फिर कार्बन कार्बन टूट करके फिर कैसे उसमें रेस्पिरेशन किया जाएगा। तो एनाबॉलिज्म ज्यादा होता है कैटाबॉलिज्म के मामले में, लेकिन एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म दोनों ही इस प्लांट में होते हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग को समझना है, प्लांट ग्रोथ इज इनडिटरमाइन, जनरली इनडिटरमाइन होता है। यानी कि प्लांट में अनलिमिटेड ग्रोथ होता है ड्यू टू मेरिस्टेमेटिक सेल, क्योंकि इसमें मेरिस्टेमेटिक सेल होते हैं। मेरिस्टेमेटिक सेल का मतलब होता है वो सेल जो डिवाइड कर सकता है, और इसमें एक प्रॉपर्टी होती है जिसको सेल परपेचुएशन बोलते हैं। अब सेल परपेचुएशन का मतलब होता है, जैसे कि आप रूट का एक सेल ले लो, अब उसमें अगर आप देखोगे तो एक सेल ग्रो करेगा, डिवाइड करेगा, और उसमें से कुछ परमानेंट होते चले जाएंगे। अगर पूरा का पूरा अगर सेल परमानेंट हो गया तो फिर वो तो इसमें सेल डिवीजन तो हो नहीं पाएगी, लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। रूट में तो हमेशा ग्रो होते रहता है, तो जब ये ग्रो करता है तो उसमें से कुछ सेल परमानेंट हो जाते हैं, लेकिन कुछ सेल रिटेन हो जाते हैं, अपनी प्रॉपर्टी को वो रिटेन कर लेते हैं ताकि वो सेल डिवीजन कर सके, ताकि इसमें अनलिमिटेड ग्रोथ हो सके। इसी को सेल परपेचुएशन बोलते हैं। इस शब्द को आप NCERT में दिया हुआ है, इस शब्द का मतलब आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि प्लांट ग्रोथ इज ओपन ड्यू टू प्राइमरी ग्रोथ एंड सेकेंडरी ग्रोथ। अगर हम देखें तो, लेकिन जो ग्रोथ होता है ना, वो लीफ में, चाहे वो फ्लावर हो, चाहे वो सीड हो, इनमें लिमिटेड होता है। इसमें ऐसा नहीं है कि लीफ, अगर आपने देखा होगा कि काफी ज्यादा बड़ा हो जाता है। लीफ का अगर आम का आपने साइज देखा है, उसकी पत्ती का साइज, तो उसका साइज जो होता है वो सेम ही होता है, चाहे वो कितना भी आम ले लो, चाहे कोई भी आम ले लो, सारे आम का साइज जो होता है वो इनडिटरमाइन नहीं होता है। उससे किया जा सकता है बेसिकली एट द सेलुलर लेवल। अगर हम देखें तो जो ग्रोथ होती है ना, वो प्रोटोप्लाज्म में होता है। अब प्रोटोप्लाज्म में कैसे हो जाता है, क्योंकि इसका जो अमाउंट है ना वो इंक्रीज कर जाता है।
क्योंकि सबसे पहले जो ग्रोथ देखा गया है वो प्रोटोप्लाज्म में ही देखा गया है, लेकिन प्रोटोप्लाज्म को मेजर करना डिफिकल्ट हो जाता है, इसलिए उसको डिफिकल्ट करने का अलग तरीका होता है। जैसे कि सेल नंबर आप देख लो, एक सेल है अब वो 4 सेल हो गया, तो आप आसानी से पता कर सकते हो कि वो 1 से 4 हो गया, यानी कि उसमें ग्रोथ आ गया। चाहे आप किसी लीफ का एरिया सरफेस देख लो, चाहे किसी लेंथ देख लो, चाहे आप उसका जैसे कि आप किसी सेल का साइज देख लो। अब एनसीईआरटी में कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे कि वाटरमेलन का इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है। अगर सेल साइज की अगर बात करें तो ये है ना, बेसिकली 3.5 लाख गुना सेल का साइज बढ़ जाता है। कि मेज जो होता है उसका अगर रूट एपिकल मेरिस्टेम देखें तो कैन प्रोड्यूस मोर देन 17,500 न्यू सेल पर आवर, यानी कि 1 घंटा में ये 17,500 से ज्यादा सेल बना करके रख देता है, यानी कि इसमें ग्रोथ होता है। अगर हम लेंथ में देखें तो जैसे कि पोलन ट्यूब में जर्मिनेशन हो गया, उसका लेंथ बड़ा हो जाता है। सरफेस एरिया में देखेंगे आप तो लीफ में जो डॉर्सी वेंट्रल जो लीफ होता है, जो डॉर्सी वेंट्रल मतलब जो डॉर्सल बेसिकली होता है, जो पीछे की तरफ उसको डॉर्सल बोलते हैं और आगे की तरफ को वेंट्रल बोलते हैं। तो डॉर्सी वेंट्रल मतलब चपटा जो बेसिकली जो डाइकॉट का जो लीफ होता है, उसके बारे में बताया जा रहा है कि वो एरिया सरफेस अपना इंक्रीज कर लेता है। एक छोटा सा लीफ बड़ा साइज में बदल जाता है, तो यहाँ भी हम देख सकते हैं कि उसमें भी ग्रोथ हो सकता है, उसको भी हम लोग मेजर कर सकते हैं। अब कैसे करेंगे इसको, हम लोग एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव ग्रोथ में देखेंगे, जो कि आगे आने वाला है। अब हम समझते हैं एक और टॉपिक इसमें आता है, फेजेस ऑफ ग्रोथ। अब इसके बारे में ना आप ये जितने भी चीज़ आप पढ़ रहे हो ना, ये किसी न किसी चैप्टर में दिया हुआ है, बस ये रिवीजन टाइप से आप ले लेंगे, क्योंकि आगे हम लोग प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स देखेंगे, वो आपके लिए नया होगा। बाकी ये सब जितने भी चीज़ें, ये सब छोटे छोटे चैप्टर, छोटे छोटे नहीं मतलब जितने भी चैप्टर हैं उसे उठा करके कंपाइल कर दिया गया, तो ये आपको थोड़ा सा आसान लगता होगा। अगर हम देखिए फेजेस ऑफ ग्रोथ के बारे में, तो ये आप मॉर्फोलॉजी में पढ़े होंगे, वहाँ पे रूट के बारे में दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे शूट के बारे में दिया हुआ है। तो सेम चीज़ है, जैसे कि शुरुआत में जो बेसिकली होता है मेरिस्टेमेटिक सेल होता है। मेरिस्टेमेटिक सेल होने के लिए कुछ प्रक्रिया होना चाहिए, कुछ प्रॉपर्टी होने चाहिए। बेसिकली देखें तो उसका जो न्यूक्लियस होना चाहिए वो काफ़ी डेंस होना चाहिए, काफ़ी बड़ा होना चाहिए, डेंस प्रोटोप्लाज्म होना चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उसको खाना मिले, ताकि वो अच्छे से सेल डिवाइड कर सके। और इसका जो प्लाज्मोडेस्मेटा जो होता है ना, उसका एबंडेंट प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन बेसिकली बोल सकते हैं, क्योंकि प्लाज्मोडेस्मेटा का काम होता है एक सेल का मटेरियल दूसरे सेल में देना। तो अगर जरूरत पड़े तो एक सेल दूसरे सेल से कुछ मटेरियल ले, इसके लिए बहुत सारा प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन होना चाहिए इसके अंदर। अब इसमें सेल वॉल भी जो होना चाहिए ना, वो थिन होना चाहिए, थिक नहीं होना चाहिए। अगर थिक हो जाएगा तो फिर वो मटेरियल एक सेल से दूसरे सेल में नहीं जा पाएगा। पहला हो गया मेरिस्टेमेटिक फेज। दूसरा जो फेज आता है उसको बोलते हैं इलोंगेशन फेज, यानी कि अब इलोंगेट करेगा सेल। उसमें आप देखते होंगे कि उसमें बताया गया होगा, यहाँ भी आप देखें कि जो ट्रैकिड हो गए, चाहे कॉम्पेनियन सेल हो गए, चाहे सीव ट्यूब हो गए, ये सब लंबे लंबे सेल बन जाते हैं, वस्कुलर बेसिकली टिश्यू बन जाते हैं। उसके बाद फिर आता है लास्ट में मैचुरेशन फेज। तो 3 फेजेज आते हैं। पहला हो जाएगा मेरिस्टेमेटिक सेल, एक्चुअली मेरिस्टेमेटिक फेज, दूसरा आ जाएगा इसमें इलोंगेशन फेज, और लास्ट में आता है मैचुरेशन फेज। तो देयर आर 3 फेजेज इन प्लांट। अब एनसीईआरटी में एक पैरेलल लाइन टेक्निक दिया हुआ है, यहाँ पे आप आसानी से देख सकते हैं कि जैसे कि ABCDE है। अब अगर आप इसमें मार्क कर दें ना, एक रूट का अगर हम सेल ले लें और उसे मार्क कर दे ABCDE, तो आप अगर देखना चाहोगे कि इसमें कौन सा पोर्शन में A या B के बीच में ग्रोथ हुआ है या B के C के बीच में ग्रोथ हुआ है, तो आप आसानी से आराम से पता लगा सकते हो कि इसमें कितना और कौन से पोजीशन पे ग्रोथ हुआ है। इसको पैरेलल लाइन टेक्निक बोला जाता है। आई होप आपको इसके बारे में समझ में आया होगा। अब हम लोग समझते हैं ग्रोथ रेट के बारे में। ग्रोथ रेट का मतलब होता है ग्रोथ पर यूनिट टाइम, कितने टाइम में कोई भी चीज ग्रो कर गया उसको बोलते हैं ग्रोथ रेट। अब इसमें 2 ग्रोथ रेट के बारे में समझना है, एक अरिथमेटिक होता है और दूसरा ज्योमेट्रिक होता है। अरिथमेटिक का जैसे कि आप फिगर देख पा रहे होंगे, इसमें जो सेल बेसिकली होता है उसमें जो ग्रो होता है वो मतलब 1 2 3 4 इस तरह से ग्रो होता है। जैसे कि एक सेल है वो डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद एक सेल परमानेंट हो जाता है और दूसरा सेल प्रॉपर्टी रखता है ताकि वो सेल डिवाइड आगे कर सके। फिर वो एक सेल डिवाइड होगा, उसमें से एक परमानेंट हो जाएंगे, फिर वो अगला जो होगा वो डिवाइड कर पाएगा। तो इस हिसाब से अगर आप देखें तो 1 2 3 4 5 6 के हिसाब से ग्रो करता है। तो अगर इसका हम कर्व खींचेंगे तो लीनियर कर्व आता है इसके अंदर। तो इसका जो बेसिकली इक्वेशन होता है वो LT = L0 + RT हो जाएगा। तो R यहाँ पे ग्रोथ रेट हो जाएगा, टाइम यहाँ पे टाइम पीरियड हो जाएगा, कितने टाइम में वो ग्रो कर गया, और L0 इनिशियल लेंथ ले लेंगे, और जो L1 हो गया वो देख लेंगे फाइनल कितना लेंथ उसमें इंक्रीज हुआ है। तो बेसिकली इसमें जो आता है अरिथमेटिक, अगर ग्रोथ रेट की बात करें तो इसमें जो लीनियर कर्व आता है, लीनियर इक्वेशन आता है इसमें। अगर हम दूसरा देखें ज्योमेट्रिक ग्रोथ में, यानी कि अगर लीनियर ग्रोथ की अगर हम फिर से बात करें तो इसमें अगर आप देखो तो इसमें 1 सेल इज लॉस द प्रॉपर्टी ऑफ सेल डिवीजन, मतलब एक सेल जो होता है वो अपना जो सेल डिवीजन का प्रॉपर्टी होता है वो लॉस कर देता है, लेकिन अगला जो होता है वो फिर डिवाइड करता है, फिर एक परमानेंट बनाता है, फिर एक डिवाइड करता है, फिर अगला बनाएगा 2 सेल, फिर वो डिवाइड करेगा और एक परमानेंट होगा। इस हिसाब से बढ़ते चला जाता है। अगर हम बात करें ज्योमेट्रिक ग्रोथ के बारे में तो इसमें अगर आप देख पा रहे होंगे तो इसमें जो सिग्मॉइड कर्व आता है, पहले इसमें आएगा आपका
लॉग फेज, फिर आएगा लैग फेज, फिर आ जाएगा इसमें एसिम्पटोट बोल दीजिए चाहे स्टेबल बोल दीजिए। इसका इक्वेशन देखेंगे आप तो LT इज इक्वल टू L0 प्लस ERT हो जाएगा, जहां पे E जो होता है बेस ऑफ नेचुरल लॉग होता है। और यहाँ पे जैसे कि ग्रोथ होता है, जैसे एक सेल है फिर वो 2 में डिवाइड करेगा, फिर ये दोनों जो होगा वो डिवाइड करेगा 4 सेल में बदल जाएगा, फिर चारों डिवाइड करेगा 2 में 8 बन जाएगा, फिर 8 सारे डिवाइड करेंगे और 16 बन जाएंगे। यानी कि बोथ सेल आर रिटेन द प्रॉपर्टी ऑफ सेल डिवीजन, यानी कि इसमें जितने भी सेल होंगे, दोनों सेल होंगे वो डिवाइड कर सकते हैं, ये सारे के सारे डिवाइड करने लायक प्रॉपर्टी इसमें होती है। तो ये जो होता है बेसिकली ये ज्योमेट्रिक ग्रोथ के बारे में होता है, इसमें सिग्मॉइड कर्व बनता है। इस टाइप का जो ग्रोथ होता है ना हमारे एम्ब्रियो टाइम पे होता है, और जो लीनियर वाला जो होता है जैसे कि एरिथमेटिक ग्रोथ होता है वो हमारे रूट एपिकल मेरिस्टेम में होता है, चाहे वो शूट एपिकल मेरिस्टेम में एरिथमेटिक ग्रोथ होता है। लेकिन शुरुआत में ग्रो करने के लिए हाई ग्रो चाहिए, तो उसके लिए वो जो फॉलो करता है एम्ब्रियो वाले में वो ज्योमेट्रिक ग्रोथ को फॉलो करता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, कंडीशंस ऑफ ग्रोथ के बारे में। अब ग्रोथ के लिए कौन कौन सी कंडीशंस होने चाहिए, इसमें 2 फैक्टर होगा, पहले इंटरनल होगा और दूसरी तरफ एक्सटर्नल होगा। इंटरनल में देखिए तो 2 टाइप का इसमें भी होगा, एक इसमें इंटरसेलुलर फैक्टर्स की बात होगी, जहाँ पे बेसिकली जो प्लांट ग्रोथ हार्मोन के बारे में बेसिकली देखा जाएगा। और अगर हम बात करें तो एक इंट्रासेलुलर फैक्टर्स होगा, जिसमें आप देख सकते हैं जैसे कि जो जेनेटिक्स होगा पेड़ का, उसके बारे में यहाँ पे अगर जैसा जेनेटिक्स होगा उस हिसाब से ग्रोथ होगा, और जिस हिसाब से जो प्लांट का ग्रोथ के लिए जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है वो जैसा हार्मोन रिलीज करेगा उस हिसाब से वो ग्रोथ करेगा। अगर दूसरा देखें एक्सटर्नल फैक्टर्स में, तो इसमें जैसे कि H2O हो गया, वाटर हो गया, वाटर रहेगा तो टर्जिडिटी को भी बढ़ा के रखेगा, और देखिए तो इसमें ये ना प्रोवाइड करता है जो भी रिएक्शंस होंगे उसके लिए जो मीडियम प्रोवाइड करता है वो वाटर करेगा। फिर इसमें टेम्परेचर होना चाहिए। अब टेम्परेचर जो होते हैं वो इंजाइमेटिक रेगुलेटर्स होते हैं। अब जो जैसे कि आप फ्रिज में कोई खाना रखते हैं तो वो सड़ता नहीं, क्योंकि लो टेम्परेचर पे ना जो बैक्टीरिया होते हैं ना उसका इंजाइम काम नहीं करता है, तो इस वजह से वो काफ़ी टाइम तक बचाया जा सकता है खाने को फ्रिज में। लेकिन जो हाई टेम्परेचर पे बैक्टीरिया का एंजाइम काफ़ी अच्छे से काम करता है, जिससे क्या होता है कि खाना सड़ने का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और जल्दी वो सड़ा भी देता है। तो कहीं ना कहीं ग्रोथ के लिए तो रिस्पॉन्सिबल होता है टेम्परेचर, फिर लाइट रिस्पॉन्सिबल होता है। अब लाइट जो होता है, अगर लाइट जिस हिसाब से रहेगा उस हिसाब से प्लांट का ग्रोथ होगा, यानी कि जियो फोटोट्रॉपिक इसको बोलेंगे। ग्रेविटी भी रिस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि अगर जो रूट का जो अंदर जाना है जैसा ग्रेविटी होगा उस हिसाब से वो रूट अंदर की तरफ चलता बनेगा। और अगर देखें तो इसमें आपका ऑक्सीजन भी काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले करता है, तो ऑक्सीजन हो गया, H2O हो गया, चाहे लाइट हो गया, टेम्परेचर हो गया, ग्रेविटी हो गया, दीज आर द रिस्पॉन्सिबल, दीज आर द कंडीशंस ऑफ द ग्रोथ, इसमें ये रोल अपना प्ले करते हैं। अब जो हम लोगों को जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है वो पढ़ना है, एक्चुअली इस टॉपिक को ना आप पहले ही पढ़ चुके हैं एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में। बेसिकली इसमें पढ़ना है डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन एंड री डिफरेंशिएशन। अब इसका मतलब होता क्या है आप ध्यान समझिए। जैसे प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक सेल डिवाइड करेगा प्राइमरी परमानेंट टिश्यू में, तो उसको बोलते हैं डी डिफरेंशिएशन। जब प्राइमरी परमानेंट टिश्यू सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक सेल में कन्वर्ट हो जाएगा तो उसको बोलते हैं डी डिफरेंशिएशन। और जब सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक सेल सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो जाएगा तो उसको बोलते हैं री डिफरेंशिएशन। बेसिकली आप देखें तो सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू में जैसे कि सेकेंडरी जाइलम हो गया, सेकेंडरी फ्लोएम हो गया, सेकेंडरी कॉर्टेक्स हो गया, कॉर्क हो गया, ये सब क्या है, ये सब सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू है। और अगर हम देखिए नेक्स्ट टॉपिक के बारे में अगर हम समझे तो अगला आता है डेवलपमेंट के बारे में। अब एनसीईआरटी में जो पिक्चर दिया हुआ है ना काफ़ी पेचीदा दिया हुआ है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि कोई सेल है, अब सेल में पहले ग्रोथ होगा यानी कि प्लाज्मेटिक ग्रोथ होगा, और ग्रोथ होने के बाद वापस से वो सेल डिवाइड करेगा और फिर से वो सेल बन जाएगा। यानी कि कोई सेल है उसमें प्लाज्मेटिक ग्रोथ होगी, सेल डिवीजन होगा, फिर से सेल बनेगा, फिर से उसमें प्लाज्मेटिक ग्रोथ होगी, फिर सेल डिवीजन होगा, फिर से वो सेल बन जाएगा। लेकिन अब किसी सेल को इच्छा है कि वो आप सेल डिवीजन नहीं करेगा, यानी कि वो G0 में जाना चाहता है, यानी कि सेल साइकिल को एग्जिट करना चाहता है, तो वो डिफरेंशिएट कर जाएगा। अब डिफरेंशिएट में उसको 3 कंडीशन फॉलो करना पड़ेगा, जिसको इलोंगेशन या एक्सपेंशन बोलेंगे, या फिर उसको फिर आगे मैचुरेशन फेज आएगा, फिर वो मैच्योर होगा, फिर उसमें सेनिसेंस आएगा, यानी सेनिसेंस का मतलब वो बूढ़ा हो जाएगा, फिर वो डेथ कर जाएगा। तो सिंपल सा मतलब होता है डेवलपमेंट का। डेवलपमेंट का मतलब तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ग्रोथ प्लस डिफरेंशिएशन, यही तो इस चित्र में बताया हुआ, इसी डायग्राम में तो यही रिप्रेजेंट कर रहा है, ग्रोथ, और ये डिफरेंशिएट कर गया तो इसी को बोलते हैं डेवलपमेंट। अब डेवलपमेंट में अगर हम देखें तो दूसरा एक टॉपिक आता है प्लास्टिसिटी। अब प्लास्टिसिटी के बारे में समझते हैं। प्लास्टिसिटी का मतलब होता है फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि हमारा माइंड, आप ऐसा समझ लो कि हम 50 साल की उम्र में भी कुछ नई चीज़ को सीख सकते हैं ड्यू टू प्लास्टिसिटी ऑफ आवर माइंड। हमारा माइंड में इतना ज़्यादा प्लास्टिसिटी है, इसलिए हम नई नई चीज़ों को सीख सकते हैं, इसी को बोलते हैं प्लास्टिसिटी। अब इसमें ना 3 एग्जाम्पल है। बेसिकली हेट्रोफाइली इसका एग्जाम्पल होता है। अब हेट्रोफाइली क्या होता है, जैसे कि आपने धनिया देखा होगा, जब वो जुवेनाइल स्टेज में होता है ना, जब वो बच्चा होता है तो उसका शेप अलग होता है उसकी लीफ का, लेकिन वो जब एडल्ट हो जाता है तो उसका शेप जो लीफ का जो शेप है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। अगर आप देखें तो अलग अलग डिफरेंट फेजेस ऑफ लाइफ में ये अलग अलग तरह का दिख रहा है, हेट्रोफाइली दिख रहा है। हेट्रो मतलब अलग अलग, फाइली मतलब लीफ, यानी कि अलग अलग लीफ दिख रहा है डिफरेंट फेजेस ऑफ लाइफ में। इसके 3 एग्जाम्पल हैं। इसके 3 एग्जाम्पल में जैसे कि आपका कोरिएंडर हो गया, इसमें लाक्स
जास्पर हो गया और एक कॉटन हो गया। ये तीनों जो होते हैं वो हेट्रोफाइली होते हैं और हेट्रोफाइली प्लास्टिसिटी का एग्जाम्पल और भी होंगे, लेकिन यहाँ पे हम लोग को हेट्रोफाइली के बारे में समझना है। दूसरा इसमें आता है बटर कप। बटर कप में क्या होता है कि इसका अगर आप शेप देख पा रहे होंगे तो ये जब टेरेस्ट्रियल हैबिटेट होता है ना, यानी कि जमीन पे जो इसका जो रहता है हैबिटेट रहता है, उसमें अगर आप देखेंगे तो इसका शेप जो शेप होता है लीफ का शेप वो अलग होता है। लेकिन जब ये एक्वाटिक हैबिटेट में जाएगा तो यही जो होता है इसको कांटेदार टाइप का बना लेता है। इसलिए बना लेता है क्योंकि इसको पानी के काफ़ी करंट को इसको झेलना है। अगर ये चौड़ा चौड़ा अगर इसका लीफ रहेगा तो इसका तो लीफ पूरा टूट जाएगा, इसलिए कांटेदार बना लेता है ताकि पानी आर से पार हो जाए। तो अगर आप देखें तो इन्वायरमेंटल कंडीशन में ये अपना शेप ऑफ लीफ जो है वो चेंज कर दे रहा है। तो ये भी हो गया आपका हेट्रोफाइली। तो हेट्रोफाइली इज द एग्जाम्पल ऑफ प्लास्टिसिटी। अब हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है प्लांट ग्रोथ एंड रेगुलेटर्स, यानी कि प्लांट हार्मोन। अब देखिए हार्मोन जो होता है ना वो सिंपल होता है और देखिए तो स्मॉल होता है, काफ़ी इफेक्टिव होता है। बेसिकली ये सेंट होता है फ्रॉम द साइट ऑफ फॉर्मेशन एंड सेंट टू द साइट ऑफ एक्शन। यानी कि अगर आपने देखा होगा तो 11th क्लास में हम लोगों को भी हार्मोन के बारे में पढ़ना है, उसमें देखते होंगे कि हार्मोन जो होता है ना बेसिकली दूर कहीं से हार्मोन निकलता है और दूर किसी ऑर्गन पे जाकर के काम कर सकता है। तो बेसिकली जो हार्मोन होता है इसका काम यही होता है, इसलिए काफ़ी सिंपल होते हैं, ये काफ़ी स्मॉल होते हैं और काफ़ी इसका जो डाइवर्स केमिकल कॉम्पोजिशन होता है बेसिकली इसमें देखें तो। अगर वहीं देखें तो ये दो टाइप के इसमें हार्मोन्स होते हैं, एक होता है प्रमोटर्स और एक होते हैं इनहिबिटर्स। प्रमोटर्स मतलब जो प्रमोट करेगा, किसी भी चीज़ को प्रमोट करेगा, और इनहिबिटर्स का मतलब होता है किसी चीज़ को इनहिबिट करेगा यानी कि कम करेगा। जैसे कि प्रमोटर्स में देखिए तो उसका काम होता है जैसे कि सेल डिवीजन हो गया, ये एक प्रमोटर्स एक्टिविटी है। सेल का इनलार्जमेंट हो गया, चाहे आप देखें तो ट्रॉफिक ग्रोथ हो गया। ट्रॉफिक ग्रोथ मतलब जो रिप्रोडक्टिव ग्रोथ के अलावा जो भी ग्रोथ हो गया, चाहे स्टेम का ग्रोथ हो गया, चाहे लीफ का ग्रोथ हो गया, तो सबको ट्रॉफिक ग्रोथ बोलते हैं। जो पैटर्न फॉर्मेशन करेगा यानी कि अलग अलग इसमें देखेंगे तो आप स्टेम बनता चला जाता है, यानी कि पैटर्न बनता है, पैटर्न का फॉर्मेशन होते रहता है। ये सब प्रमोटर्स हो गए, प्रोमोटर्स एक्टिविटी बेसिकली हो गए। और देखिए तो इसमें बेसिकली देखिए सीड का फॉर्मेशन हो गया, फ्लावरिंग हो गया, फ्रूटिंग हो गया, ये सब क्या है प्रोमोटर्स हैं। इसके एग्जांपल हम लोगों को दिखने हैं 3। पहला इसमें हम लोग को देखने ऑक्सिन, दूसरा जिब्रेलिक एसिड और तीसरा साइटोकाइनेंस। अब हम देखते हैं इनहिबिटर्स के बारे में। अब इनहिबिटर्स जो होता है ये इनहिबिट करता है किसी भी चीज़ को। अब बेसिकली इसमें इसका जो एक्टिविटी देखेंगे तो जैसे डोरमेंसी लाना हो गया, ये इनहिबिटर्स प्रोसेस हो गया, इनहिबिटर्स एक्टिविटी हो गया। चाहे सेनिसेंस लाना, चाहे आप अगर देखें तो बुढ़ापा लाना, चाहे आपका जो बेसिकली जो एब्सीजन हो गया। अब एब्सीजन क्या होता है, जो बेसिकली जो फ्लावर होते हैं, जो फ्रूट होते हैं, लीफ होते हैं, इसका जो फॉलिंग ऑफ फ्लावर फ्रूट, ये जो झड़ते हैं पत्ती जो होते हैं सूखने के बाद जब झड़ते हैं तो इसी को एब्सीजन बोला जाता है। ये सब क्या हो गया बेसिकली इनहिबिटर्स हो गया। तो इसमें 2 हम लोग को पढ़ना है। इसमें एक हम लोग को पढ़ लेना है एथिलीन के बारे में और दूसरा हम लोग एब्सिसिक एसिड के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि प्रमोटर्स में 3 हम लोगों को देखना है, वो कौन कौन से, ऑक्सिन, जिब्रेलिक एसिड, साइटोकाइनेंस। और जो इनहिबिटर्स में 2 हार्मोन है, एक एथिलीन और दूसरा एब्सिसिक एसिड। एथिलीन जो होता है ना ये इसमें प्रमोटर्स वाला भी गुण होता है और इनहिबिटर्स वाला भी गुण होता है, लेकिन ज्यादा इनहिबिटर्स वाला गुण होता है, इसलिए इसको इनहिबिटर्स हार्मोन बोला जाता है। पहले हम लोग समझ लेते हैं एक-एक करके, जैसे कि 5 हार्मोन का ना हम लोग पहले समझ लेंगे ये किस डेरिवेटिव्स का, इसका केमिकल नेचर यानी कैरेक्टरिस्टिक को समझ लेंगे, फिर इसका हम डिस्कवरी समझ लेंगे, फिर इसके फंक्शंस को समझ लेंगे। तो इन 5 हार्मोन को 3 पार्ट में हम समझने वाले हैं। पहला हम लोग क्या समझेंगे, 5 हार्मोन का देख लेंगे, इसका जो बेसिकली जो केमिकल नेचर क्या है, दूसरा समझ लेंगे इसकी डिस्कवरी कैसे हुई, और तीसरा इसका फंक्शन को देख लेंगे। तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं इसके केमिकल कंपोजिशन, इसके केमिकल नेचर के बारे में। ऑक्सिन से शुरू करते हैं हम लोग। तो ऑक्सिन जो बेसिकली होता है ना, इसमें अगर देखें तो ये इंडोल डेरिवेटिव्स होता है, यानी कि इंडोल का बना होता है। इसमें 2 आते हैं, देखिए अब ये 2 टाइप के होते हैं, एक सिंथेटिक होता है यानी कि जो आर्टिफिशियल होता है, एक नेचुरल होता है। अब नेचुरल में 2 टाइप का होगा, जैसे इंडोल डेरिवेटिव्स, इंडोल 3 ब्यूटारिक एसिड और इंडोल 3 एसिटिक एसिड। दूसरा इसमें आ जाएगा सिंथेटिक वाला, तो इसमें हो जाता है एक बेसिकली जो नेप्थलीन एसिटिक एसिड हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा इसमें 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक, ये 2 हो जाएंगे सिंथेटिक वाले। अब बात करते हैं जिब्रेलिक एसिड के बारे में। अब जिब्रेलिक एसिड जो बेसिकली होता है वो टर्पेन्स का डेरिवेटिव्स होता है। अब तीसरा आता है इसमें हमारा साइटोकाइनेंस। साइटोकाइनेंस जो होता है बेसिकली एडेनाइन का डेरिवेटिव्स होता है, जिसमें हम लोगों को बेसिकली देखना है N6-फरफ्यूरोलेमिनो एसिटिक होता है, प्यूरिन होता है बेसिकली, N6-फरफ्यूरोलेमिनो प्यूरिन। अब जो अगला देखना है हम लोग एथिलीन जो होता है ना गैसियस फॉर्म में होता है। और एक हो गया आपका एब्सिसिक एसिड। तो एब्सिसिक एसिड का जो बेसिकली डेरिवेटिव्स होता है वो होते हैं कैरोटीनॉइड्स डेरिवेटिव्स होते हैं बेसिकली, ये जो होता है कैरोटीनॉइड्स डेरिवेटिव्स होता है। अब हम लोग बात करते हैं डिस्कवरी ऑफ प्लांट ग्रोथ, यानी कि इस प्लांट ग्रोथ का डिस्कवरी कैसे हुआ। तो हम लोग ऑक्सिन से स्टार्ट करते हैं। एक इसमें चार्ल्स डार्विन थे और उनके बेटे फ्रांसिस डार्विन थे। एक्चुअली ना वो ना कैनरी ग्रास पे ना एक वो स्टडी कर रहे थे। उन्होंने ऑब्जर्व किया
कि ये जो ग्रास होते हैं ना, ग्रास सब मोनोकॉट होते हैं, और आपको पता है कि मोनोकॉट जो होता है उसमें जो प्लूम्यूल का जो कवरिंग होता है उसको कोलियोप्टाइल बोलते हैं, और रूट कैप का जो कवरिंग होता है उसको कोलियोराइजा बोलते हैं। तो ये कोलियोप्टाइल पे काम कर रहे थे। उन्होंने देखा कि जब उन्होंने लाइट दिया ना, यूनिलैटरल लाइट दिया, इल्यूमिनेशन दिया, तो इसमें ना बेसिकली जिधर से लाइट आ रहा था वो पेड़ उधर की ओर झुक गया, यानी कि टिल्ट हो गया जिधर से लाइट आ रहा है। तो उन्होंने बताया कि यहाँ के जिधर से लाइट आ रही है उसके अपोजिट साइड से कुछ मेरिस्टेमेटिक सेल डिवाइड हो रहे हैं और वो बड़े हो जा रहे हैं, और उसके बड़े होने से ये जो होता है वो जिधर से लाइट आ रहा है उधर से टिल्ट हो जा रहा है। उन्होंने बस इतना ही कह के छोड़ दिया। फिर बाद में जाकर के एक साइंटिस्ट हुए FW वेंट, इन्होंने फिर इस ऑक्सीजन को आइसोलेट किया। ये बेसिकली ना ओट का सीडलिंग से उन्होंने, उसके ओट भी जो है वो मोनोकॉट हो गया, तो उसमें भी कोलियोप्टाइल होगा। तो इन्होंने जो किया वो टिप्स ऑफ कोलियोप्टाइल से किया था ओट सीडलिंग में। अब हम बात करते हैं जिब्रेलिन्स के बारे में। अब जिब्रेलिन्स का कैसे आविष्कार हुआ? 1926 में एक पैथोलॉजिस्ट थे जापान के जिनका नाम था कुरोसावा। अब वो एक ना मतलब राइस पे ऑब्जर्व उन्होंने किया कि इसको एक बीमारी हो गई थी। उस बीमारी को बैकने डिजीज बोलते हैं, या फिर बेसिकली उसमें फुली सीडिंग बोलते हैं। अब बेसिकली इसमें क्या होता है कि उसका जो सीड होता है वो स्टेराइल होता है। वो दिखता तो चावल बहुत अच्छे से है, लेकिन वो स्टेराइल होता है, वो आगे रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता है। तो फिर उन्होंने देखा कि एक फंगस था जिसका नाम था जिब्रेला फ्यूजिकोराई। अब इस फंगस से उन्होंने इस जिब्रेला फ्यूजिकोराई को निकाल करके दूसरे चावल में डाला, तो उस चावल को भी बैकने डिजीज हो गया। तो उनको समझ में आ गया इसी फंगस की वजह से ये बीमारी होती है, इसलिए उसका नाम उन्होंने जिब्रेला फ्यूजिकोराई से चूंकि नाम रखा था, एक्चुअली उस फंगस का नाम था, इसलिए उसका नाम जिब्रेलिक एसिड पड़ गया। अब हम तीसरे हार्मोन के बारे में समझते हैं, साइटोकाइनेंस के बारे में। अब साइटोकाइनेंस का जो डिस्कवरी है ना, इसमें एक साइंटिस्ट थे स्कूक और उनके कुछ कोवर्कर्स थे। उन्होंने क्या किया, बेसिकली जो टोबैको का जो स्टेम होता है ना, पर्टिकुलरली जो इंटरनोड होता है उसके सेगमेंट पे उन्होंने काम करना शुरू किया। वो ना एक्चुअली इससे ना कैलस बनाना चाहते थे। अब उनको पता था ऑक्सीजन का खोज तो पहले हो चुका था, ऑक्सीजन का काम होता है इसका ग्रोथ करवाना, तो कैलस तो बन ही जाएगा, लेकिन कैलस नहीं बना। लेकिन जब उन्होंने ऑक्सीजन के साथ वस्कुलर टिश्यू, या फिर ऑक्सीजन के साथ ईस्ट, या फिर ऑक्सीजन के साथ कोकोनट मिल्क, या फिर ऑक्सीजन के साथ DNA डालेंगे, तब उन्होंने ये काम किया तो कैलस बन गया। यानी कि अगर आप देखें तो ऑक्सीजन अगर हम साइटोकाइनेंस के बराबर डालेंगे तो कैलस बन जाता है, और ऑक्सीजन मोर देन साइटोकाइनिन डालेंगे तो वो रूट बन जाता है, और जब ऑक्सीजन लेस देन साइटोकाइनिन डालेंगे तो बेसिकली वो सूट बन जाता है। फिर बाद में अभी भी डिस्कवरी नहीं हुआ है। फिर बाद में यही स्कूक और उनके एक और साइंटिस्ट थे जिनका नाम मिलर था, इन दोनों ने मिल करके फिर एक मछली थी जिसका नाम था हेरिंग मछली, उनके स्पर्म के DNA से बेसिकली सबसे पहली बार इन्होंने इस हार्मोन को निकाला था जिसको बोला गया साइटोकाइनेंस। फिर बाद में जाकर 1955 में मिलर अकेले ने इसका एक क्रिस्टल बना लिया। तो ये हो गई मिलर की बात, यानी कि ये हो गया आपका साइटोकाइनेंस की बात। अब बात करते हैं नेक्स्ट हार्मोन के बारे में, एथिलीन की डिस्कवरी के बारे में। बेसिकली 1910 ईस्वी में HS कजन नाम के एक साइंटिस्ट ने इसको सबसे पहली बार ऑब्जर्व किया था। उन्होंने देखा कि एक ऑरेंज था, वो काफी राइपन था, यानी कि पका हुआ था, उसके बगल में एक अनपेयर्ड रखा हुआ था, स्टोर था केला। अब केला भी है ना, सो वो पक गया, पहले कच्चा था लेकिन इस ऑरेंज को देख करके वो भी पक गया। तो उन्होंने बोला इसमें से कुछ ऐसे हार्मोन निकलते हैं जो इसको पका देता है। तो इस तरह से पहली बार इथिलीन का खोज हुआ। ये गैसियस फॉर्म में होता है। अगर वही देखें तो लास्ट में हम लोग समझ लेंगे एक हार्मोन के बारे में, उसकी डिस्कवरी के बारे में, जिसका नाम होता है एब्सिसिक एसिड। अब मिड 1960 में 3 अलग अलग साइंटिस्ट ने इंडिविजुअली 3 हार्मोन को खोजा। एक का नाम रखा उन्होंने बेसिकली इनहिबिटर्स भी, दूसरे का एब्सिजन 2, और तीसरा का नाम रखा डोरमिन। बाद में पता चला ये तीनों तो एक ही के नाम है। फिर बाद में जाकर के इसका नाम एब्सिसिक एसिड रख दिया गया। आपको समझ में आया होगा पहले इसके केमिकल नेचर के बारे में, दूसरा इसके डिस्कवरी के बारे में। अब इस 5 हार्मोन का हम लोग देख लेते हैं फंक्शंस, ये कैसे काम करते हैं। पहले हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन में बेसिकली जो रूटिंग होता है, जो स्टेम की जो कटिंग होती है, जो कटिंग स्टेम होता है उसमें रूटिंग यही करवाता है। फ्लावरिंग पाइनएप्पल में करवाता है। पार्थिनोकार्पी करवाता है, यानी कि जो सीडलेस फ्रूट्स होते हैं लाइक टोमेटो, पार्थिनोकार्पी अगर आप ऑक्सीजन का इसमें स्प्रे कर दोगे तो आप पार्थिनोकार्पी कर पाओगे, आप सीडलेस टोमेटो बना पाओगे। और आपको पता है कि टोमेटो में कितना ज़्यादा सीड होता है, लेकिन आप पार्थिनोकार्पी यानी कि ऑक्सीजन के स्प्रे से सीडलेस फ्रूट्स बना सकते हो। ठीक है। और अगर देखें तो जाइलम डिफरेंशिएशन यही करता है, एब्सिजन यही करता है ओल्ड लिप्स में, जो बेसिकली जो ओल्ड हो जाते हैं, लिप्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, तो उसका एब्सिजन यानी कि फॉलिंग में भी ये हेल्प करता है। और जब यंग रहता है ना, ये जब लिप्स या फ्रूट्स जब यंग रहता है तो इसको पेड़ में बना रहना चाहिए, तब ये एब्सिजन को प्रिवेंट करता है। सेल डिवीजन भी करवाता है। अगर भाई देखें तो इसमें बेसिकली जो डाइकोट का जो अनवांटेड सीड जो प्लांट होते हैं ना, उसमें अगर आप ऑक्सीजन का स्प्रे कर दोगे ना तो उसको मार देगा, यानी कि डाइकोट का ये वीडिसाइड होता है। और इसका ना एपाइकल डोमिनेंस के बारे में समझिए, ये ना एपाइकल डोमिनेंस करता है। एपाइकल डोमिनेंस का मतलब क्या होता है? बेसिकली
जनरली क्या होता है, जैसे कि एक स्टेम है, उसमें एक एक्सिलरी बड होता है और एक टर्मिनल बड होता है। अब टर्मिनल बड में जो मेरिस्टेमेटिक सेल होते हैं ना, वो काफ़ी खतरनाक होते हैं, इतनी ज़्यादा उनकी डोमिनेंसी हो जाती है कि वो जब बढ़ते हैं तो वो कंटिन्यू बढ़ते जाते हैं। तब आपको अगर हेज प्लांट बनाना है, यानी कि जब बागीचा में आप जाते होंगे, पार्क में देखते होंगे, तो काफ़ी मोटे मोटे टाइप का बना हुआ रहता है, अलग अलग शेप का पेड़ बनाया हुआ रहता है। या फिर आपको टी प्लांटेशन करना है, यानी कि आपको चाय पत्ती का बागान लगाना है, तो उसमें आपको चाहिए पूरा एकदम छितराया हुआ, मतलब एकदम पूरा लंबा लंबा आपको पेड़ नहीं चाहिए। तो वहाँ पे भी इसका बेसिकली क्या कहते हैं कि जो टर्मिनल बर्ड होता है उसको काट दिया जाता है ताकि ये एपाइकल डोमिनेंस ना कर सके। तो इसमें एपाइकल डोमिनेंस भी ऑक्सीजन करता है। अब हम लोग दूसरे हार्मोन के बारे में समझते हैं, जिब्रेलिक एसिड के बारे में। जो जिब्रेलिन्स होते हैं ना, ये जर्मिनेशन ऑफ सीड, यानी कि सीड का जर्मिनेशन यही करवाते हैं, माल्टिंग प्रोसेस यही कराते हैं। जो ब्रूइंग इंडस्ट्री होती है, जो बियर बनाने वाली जो इंडस्ट्री वगैरह, जो फैक्ट्री वगैरह होती है, उसमें भी माल्टिंग प्रोसेस काफ़ी काम आता है जिब्रेलिन्स के थ्रू। वही देखें तो ये डिले सेनेसेंस करवाता है, यानी कि जो फ्रूट होते हैं वो काफ़ी टाइम तक उसमें बने रहे, ताकि जब मार्केट पीरियड आए तब जाकर के उस फ्रूट को आप बेच पाएँ, ताकि तब तक वो पेड़ में ही लटका हुआ रहे। तो ये डिले सेनेसेंस करवाता है। यानी कि अगर हम देखें अगले बारे में, तो ये बोल्टिंग प्रोसेस करवाता है। बोल्टिंग प्रोसेस क्या होता है, बेसिकली ये ना इंटरनोड को ना इलोंगेट कर देता है। जैसे कि जो प्लांट विथ रोजेट हैबिटेट होता है, रोजेट हैबिटेट मतलब जो जिसका इंटरनोड शॉर्टर होता है, छोटा होता है, जैसे कि कैबेज हो गया, बीटरूट हो गया, इसका ये इलोंगेशन करवा देता है। अब जैसे कि इंटरनोड का जब ये इलोंगेशन करवाएगा तो जो ग्रेप्स होते हैं उसका जो स्टॉक होता है उसको अगर हम लंबा कर देंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रेप्स यानी अंगूर उसमें लटक सकेगा, वो उसमें कंटेन हो सकेगा। वही देखें तो ये शुगर केन यानी कि ईख होता है, उसका यील्ड जो है 20 टन्स पर एकड़ बढ़ जाता है, क्योंकि इसका स्टेम, अब सारा तो खेल तो इस स्टेम का ही है। जितना ज़्यादा इंटरनोड को बढ़ा देंगे, स्टेम का साइज उतना बढ़ जाएगा और शुगर केन यानी ईख का जो यील्ड होगा वो उतना ज़्यादा बढ़ जाएगा, यानी कि 20 टन्स पर एकड़ तक इसमें यील्ड बढ़ सकता है। वही देखिए जो एप्पल का जो शेप होता है उसको इंप्रूव करता है। जो बेसिकली जो कॉनिफर्स होते हैं उसमें जो अर्ली सीडिंग प्रोडक्शन भी इसी जिब्रेलिन्स के द्वारा होता है। अब लास्ट एक और हम लोग समझ लेते हैं साइटोकाइनेंस के बारे में। अब साइटोकाइनेंस में बेसिकली क्या होता है कि जो सेल डिवीजन होता है इसी साइटोकाइनेंस की वजह से होता है। वहीं पे अगर आप देखोगे तो इसमें जो प्राइमरी न्यूट्रिशन मोबिलाइजेशन होता है, यानी कि लीफ में अगर न्यूट्रिशन बना है तो सब जगह ये जल्दी जल्दी से पहुँचाएगा। तो ये जो काम करता है बेसिकली इसी साइटोकाइनेंस के थ्रू होता है। मॉर्फोजेनेसिस भी करवाता है, डिले सेनेसेंस करवाता है, यानी कि बुढ़ापा देर से लाता है। वहीं पे अगर आप देखोगे तो ये ना एपाइकल डोमिनेंस को कम कर देता है। आप ध्यान से समझिएगा, ऑक्सीजन एपाइकल डोमिनेंस होता है। अब इस एपाइकल डोमिनेंस को साइटोकाइनेंस कम कर देता है। अब जब एपाइकल डोमिनेंस कम होगा तो साइड से इसमें जो है नए नए सूट ग्रोथ होना इंक्रीज हो जाएंगे। सूट नया नया बनेगा तो लीफ भी ज़्यादा बनेगा, और लीफ ज़्यादा बनेगा तो इसमें क्लोरोप्लास्ट भी ज़्यादा आएंगे, यानी कि फोटोसिंथेसिस ज़्यादा करेगा। तो ये सब हो गए किसके फंक्शंस, ये हो गए आपके साइटोकाइनेंस के फंक्शन। अब हम लोग समझते हैं इनहिबिटर्स में, हम लोग पहले देख लेते हैं एब्सिसिक एसिड के बारे में। जितने भी ऑक्सीजन वाले इनहिबिटर्स प्रोसेस हो गई, इनहिबिटर्स एक्टिविटी हो गई, ये सब एब्सिसिक एसिड करवाते हैं। जैसे कि इसमें जो प्रमोट करता है ये सेनेसेंस को, प्रमोट करता है ऑक्सीजन को, प्रमोट करता है सीड डोर्मेंसी को। ये बेसिकली क्या होता है, जो स्टोमेटा होते हैं उसके क्लोजर बना देता है, ताकि अगर क्लोजर हो जाएगा तो फिर ट्रांसपिरेशन जो होगा वो कम होने लग जाएगा। तो ये भी एक इनहिबिटर्स एक्टिविटी हो गई। तो ये हो गई बेसिकली एब्सिसिक एसिड के इनहिबिटर्स। अब हम बात करते हैं एथिलीन, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एथिलीन बेसिकली सबसे पहले याद रख लीजिए, ये क्या करता है, ये राइपनिंग करवाता है किसी फ्रूट का। फ्रूट को जो पकाता है वो इसी एथिलीन के थ्रू होता है। और एथिलीन के बारे में अगर आप देखेंगे तो ये सेनेसेंस को प्रमोट करता है। और एब्सिजन ऑफ फ्लावर एंड फ्रूट, यानी कि थिनिंग ऑफ कॉटन, चेरी, वॉलनट, यानी कि अगर आप इथिलीन यानी कि जो कॉटन हो गए, चेरी हो गए, जो अखरोट हो गया, और उसमें अगर आप चाहते हो एक बार में सारा का सारा फ्रूट नीचे गिर जाए, इथिलीन का स्प्रे कर दो, थिनिंग कर दो, ये सारे के सारे नीचे गिर जाएंगे। चूंकि ये सेनेसेंस को भी प्रमोट कर रहा है और एब्सिजन भी ला रहा है फ्लावर एंड फ्रूट्स में, इसलिए इसको बेसिकली चूंकि ये दोनों जो है एक इनहिबिटरी एक्टिविटी है, इसलिए एथिलीन को इनहिबिटर्स के में रखा गया है, इनहिबिटर्स हार्मोन कहा गया है। वही देखिए तो जैसे मैंने बताया राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स भी कर रहा है, इसमें टोमेटो हो गया, एप्पल हो गया, इसमें भी करवा रहा है। पोटैटो का स्प्राउटिंग करवाता है, चाहे वो पीनट्स का जो हो गया उसका भी स्प्राउटिंग कराता है। बेसिकली ये ना सीड डोर्मेंसी को ब्रेक करता है। जो सीड डोर्मेंस हो रहा है ना, जो डोर्मेंसी में जा रहा है, डोर्मेंसी का मतलब बेसिकली क्या होता है, डोर्मेंसी का मतलब होता है ये अपना मेटाबॉलिक प्रोसेस को स्लो डाउन कर लेता है। जब भी फेवरेबल कंडीशन आएगा फिर ये इन्वायरमेंटल इसमें ग्रोथ होने लगेगा, फिर इसमें ग्रोथ होने लगेगा। तो ये बेसिकली सीड डोर्मेंसी होती है। वही देखिए तो ये इलोंगेशन ऑफ इंटरनोड, यानी कि
जो चावल होते हैं ना, जो डीप वाटर में होते हैं, उसकी पिटियोल को ये लंबा कर देता है। अब मैंगो में जो फ्लावरिंग होता है वो एथिलीन के द्वारा ही होता है। जो फ्रूट्स में जो ककम्बर्स वगैरह होते हैं उसके भी यील्ड को बढ़ा देता है। लेटरल रूट का जो ग्रोथ होता है वो भी एथिलीन के थ्रू होता है। रूट हेयर का फॉर्मेशन भी यही करवाता है। अब बेसिकली ना इसको ना ट्रिपल रिस्पॉन्स या फिर बायो ऐसे भी कहा जाता है। देखिए ट्रिपल रिस्पॉन्स का मतलब बेसिकली क्या होता है, इसमें जो ग्रोथ होता है ना वो इसका ना स्वेल हो जाता है सीड, और जब स्वेल हो जाएगा तो इसमें हॉरिजॉन्टल ग्रोथ होने लगता है। और एपाइकल इसमें बेसिकली एपाइकल जो होता है इसमें हुकर्स आ जाते हैं ताकि उस मिट्टी को बांध करके रखे। तो ये सब काम हो जाते हैं एथिलीन के। तो आई होप आपको समझ में आया होगा इस प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स के बारे में, इस प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपको वैल्यूएबल लगा हो, आपको हेल्पफुल लगा हो, तो इस वीडियो को आप पूरा देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर करें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। इसी वन शॉट में हम लोग कंप्लीट करेंगे। थैंक यू एंड बाय बाय।